नेटफ्लिक्स ने गोपनीयता नीति को अपडेट किया है ताकि एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोगकर्ता डेटा को तीसरे पक्ष के सहयोगियों के साथ साझा किया जा सके। यदि आप एक्स उपयोगकर्ता हैं तो आपने एक पॉपअप संदेश देखा होगा जो आपको इसकी सेवा की शर्तों में बदलाव के बारे में सूचित करता है। यह परिवर्तन एक ऐसे अपडेट को संदर्भित करता है जो एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से उपयोगकर्ता डेटा को तृतीय पक्ष सहयोगियों के साथ साझा करने में सक्षम बनाता है। यह अपडेट 15 नवंबर से प्रभावी होने वाला है। यह विकास अपने आप में आश्चर्यजनक नहीं है। उपयोगकर्ता डेटा को एआई फर्मों द्वारा अत्यधिक वांछित किया जाता है क्योंकि इसका उपयोग एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे उन्हें डेटा से सीखने और अपनी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने की अनुमति मिलती है, जिससे वे अधिक सटीक और सुसंगत निर्णय ले सकते हैं। यह प्रतिक्रियाओं और निर्णयों को अधिक मानव सदृश बनाता है, जो चैटजीपीटी और जेमिनी जैसे संचालित चैटबॉट बनाते समय उपयोगी हो सकता है। बहुत सारे एआई और मशीन लर्निंग मॉडल डेटा पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। नीति में कहा गया है, तीसरे पक्ष के सहयोगी। आपकी सेटिंग के आधार पर या यदि आप अपना डेटा साझा करने का निर्णय लेते हैं तो हम आपकी जानकारी को तीसरे पक्ष के साथ साझा या प्रकट कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स ने मजबूत सब्सक्राइबर वृद्धि के साथ Q3 पूर्वानुमानों को पीछे छोड़ दिया। नेटफ्लिक्स ने वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए एक प्रभावशाली प्रदर्शन की सूचना दी, जो इस अवधि के लिए सब्सक्राइबर वृद्धि, राजस्व और लाभ मार्जिन के मामले में वॉल स्ट्रीट के अनुमानों से आगे निकल गया। 30 सितंबर को समाप्त 3 महीनों के लिए स्ट्रीमिंग सेवा दिग्गज ने $5.40 प्रति शेयर आय (EPS) की सूचना दी, जो विश्लेषकों के $5.12 के पूर्वानुमानों से अधिक है। इसी अवधि के लिए इसका राजस्व भी बाजार की अपेक्षाओं से अधिक रहा, जो अनुमानित $9.77 बिलियन की तुलना में $9.83 बिलियन तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में राजस्व की तुलना में 15% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की शुद्ध आय एक साल पहले के $1.68 बिलियन से बढ़कर $2.36 बिलियन हो गई, जो कि सालाना आधार पर 41% की वृद्धि दर्शाता है। आगे बढ़ते हुए नेटफ्लिक्स का लक्ष्य चालू तिमाही के लिए $10.13 बिलियन का राजस्व और $4.23 EPS हासिल करना है। 2024 की तीसरी तिमाही के लिए नेटफ्लिक्स का ऑपरेटिंग मार्जिन भी 30% रहा, जबकि इसी अवधि में इसकी ऑपरेटिंग आय बढ़कर $2.9 बिलियन हो गई। इसका फ्री कैश फ्लो भी बढ़कर $2.19 बिलियन हो गया। मेटा ने कई डिवीजन में नई छंटनी की घोषणा की। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने अब अपने संगठन में छंटनी का एक और दौर शुरू कर दिया है। अब तक हम जो जानते हैं उसके अनुसार छंटनी के इस नवीनतम दौर ने कई प्रमुख डिवीजनों के कर्मचारियों को प्रभावित किया है। इसमें थ्रेड्स, भर्ती, कानूनी संचालन और डिजाइन पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। साथ ही इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे मुख्य प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। मेटा का वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी पर केंद्रित डिवीजन रियलिटी लैब्स भी छंटनी के इस दौर से प्रभावित हुआ है। मेटा छंटनी के मामले में कोई नई बात नहीं है और नवीनतम विकास पिछले 2 वर्षों में देखी गई कार्यबल में कटौती की प्रवृत्ति को जारी रखता है। 2 साल पहले सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने 11,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था, जो इसके कार्यबल का 13% था। पिछले साल बाद में इसने मार्क जुकरबर्ग के दक्षता के वर्ष के हिस्से के रूप में लगभग 10,000 कर्मचारियों की नौकरी में कटौती की, साथ ही 5,000 रिक्त पदों को वापस ले लिया। छंटनी के नवीनतम दौर के हताहतों के बारे में अभी तक पता नहीं है और यह ऐसे समय में हुआ है जब मेटा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं की धीमी वृद्धि के साथ साथ टिकटॉक जैसे प्रतिद्वंद्वी प्लेटफॉर्म से बढ़ती प्रतिस्पर्धा को भी देख रहा है। रियलिटी लैब्स के माध्यम से वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी में मेटा के निवेश से हालात और भी खराब हो गए हैं, जो महंगे रहे हैं और फिर भी महत्वपूर्ण रिटर्न नहीं दे पाए हैं। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मेटा अब लागत कम करने के लिए एक कदम पीछे हट रहा है, लेकिन इसकी कीमत कर्मचारियों को चुकानी पड़ रही है। Amazon ने किंडल लाइनअप का अनावरण किया, जिसमें पहली बार रंगीन डिवाइस शामिल है। किंडल के सभी प्रेमियों के लिए Amazon के पास एक अच्छी खबर है। ई-कॉमर्स दिग्गज ने अब अपने किंडल लाइनअप का विस्तार 4 नए डिवाइस के साथ किया है, जिसमें एक ऐसा डिवाइस भी शामिल है जो आखिरकार रंगीन डिस्प्ले वाला है। कंपनी ने एक आधिकारिक बयान में कहा, किंडल खरीदने के लिए इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा। Amazon किंडल डिवाइस की एक पूरी तरह से नई लाइनअप पेश कर रहा है, जिसमें पहली बार रंगीन किंडल, एक नया किंडल स्क्राइब, अब तक का सबसे तेज किंडल पेपरवाइट और मजेदार नए मैचा रंग में एक नया एंट्री किंडल शामिल है। लॉन्च उसी दिन हुआ जब एप्पल ने अपने iPad मिनी लाइनअप के नए संस्करण की घोषणा की। जो उपयोगकर्ता अपनी जेब खाली नहीं करना चाहते, उनके लिए Amazon एक एंट्री लेवल डिवाइस पेश करता है, जिसमें प्रीमियम किंडल सुविधाएं हैं। इनमें एक फ्रंट लाइट शामिल है जो अब 25% अधिक चमकदार है, बेहतर पेज टर्न स्पीड, 16 GB स्टोरेज, एक उच्च कंट्रास्ट डिस्प्ले और बेहतर पेज टर्न स्पीड है। इसमें एक नया रंग विकल्प भी है, माचा ग्रीन, और इसकी कीमत $109.99 है। किंडल कलरसॉफ्ट सिग्नेचर एडिशन के नाम से जाना जाने वाला रंगीन ई रीडर बाजार में अमेजन की पेशकश बेहतर दृश्य, उच्च कंट्रास्ट, तेज पेज टर्न, साथ ही 2 मोड, मानक और जीवंत रंग प्रदान करती है। ये मोड उपयोगकर्ताओं को सामान्य ग्रेस्केल के बजाय विभिन्न रंगों में टेक्स्ट हाईलाइट करने की अनुमति देते हैं। किंडल वायरलेस चार्जिंग के साथ भी आता है और वाटरप्रूफ है। इच्छुक उपयोगकर्ता इसे 30 अक्टूबर से प्राप्त कर सकते हैं। आज से प्री ऑर्डर शुरू होते हैं और डिवाइस की कीमत $279.99 है।
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने एविएशन स्टार्टअप में सीरीज ए बी निवेश के लिए अपना खुद का वीसी फंड लॉन्च किया। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन और एशिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत एयरलाइन इंडिगो वेंचर्स के लॉन्च के साथ निवेश व्यवसाय में उतर रही है। वीसी फंड, जिसे भारत के प्रतिभूति नियामक सेबी से मंजूरी मिली है, एविएशन स्पेस में स्टार्टअप में सीरीज ए बी निवेश पर ध्यान केंद्रित करेगा। फंड उन स्टार्टअप में निवेश करेगा जिनमें एविएशन और उससे आगे के भविष्य को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है, जो प्री सीरीज ए और सीरीज बी फंडिंग की मांग कर रहे हैं। इनमें एविएशन सेक्टर के भीतर अत्याधुनिक तकनीकों और समाधानों पर काम करने वाले स्टार्टअप शामिल हैं। फंड उन उपभोक्ता स्टार्टअप में भी निवेश करना चाहेगा जिनका यात्रा में टच पॉइंट है, जैसे यात्रा, जीवन शैली, आतिथ्य, परिवहन आदि। इंडिगो की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, इंडिगो ने कुछ शुरुआती निवेश सौदों को पूरा करने के लिए अपने फोकस क्षेत्रों में चुनिंदा स्टार्टअप के साथ बातचीत शुरू कर दी है। उम्मीद है कि यह फंड वित्त वर्ष 25 के अंत तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। फंड ने ऑनलाइन उपस्थिति गो इंडिगो वेंचर्स शुरू की है, जिसमें स्टार्टअप्स को अपनी पिच प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। वेबसाइट पर फंड की थीसिस, इसकी निवेश समिति और अन्य प्रासंगिक विवरणों के बारे में भी जानकारी दी गई है। एप्पल ने शक्तिशाली 17 प्रो चिप के साथ नया आईपैड मिनी पेश किया। एप्पल ने अब अपने गैजेट परिवार में एक और नया उत्पाद पेश किया है, लोकप्रिय आईपैड मिनी का अपडेटेड वर्जन। यह पहली बार है जब डिवाइस को पिछले 3 सालों में कोई महत्वपूर्ण अपग्रेड मिला है। डिवाइस में तेज 17 प्रो चिप, ज्यादा स्टोरेज, एप्पल इंटेलिजेंस और बहुत कुछ शामिल है। दुनिया में आईपैड मिनी जैसा कोई दूसरा डिवाइस नहीं है जो हमारे सबसे अल्ट्रा पोर्टेबल डिजाइन में शक्तिशाली प्रदर्शन और बहुमुखी प्रतिभा के संयोजन के लिए जाना जाता है। आईपैड मिनी कई तरह के उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करता है और इसे एप्पल इंटेलिजेंस के लिए बनाया गया है, जो शक्तिशाली, व्यक्तिगत और निजी नई सुविधाएं प्रदान करता है। एप्पल के वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट मार्केटिंग के उपाध्यक्ष बॉब बोर्चर्स ने इस मामले पर टिप्पणी की। शक्तिशाली 17 प्रो चिप, तेज कनेक्टिविटी और एप्पल पेंसिल प्रो के लिए समर्थन के साथ नया आईपैड मिनी हमारे सबसे पोर्टेबल डिजाइन में अविश्वसनीय मूल्य पर पूर्ण आईपैड अनुभव प्रदान करता है, उन्होंने कहा। नए रंग विकल्प भी हैं, उपयोगकर्ता नवीनतम मिनी को म्यूटेड ब्लू या पर्पल में खरीद सकते हैं। फ्रंट फेसिंग कैमरा पोर्ट्रेट मोड में रहता है, जबकि रियर कैमरा स्मार्ट HDR4 के साथ 12 MP वाइड एंगल लेंस है। 17 प्रो चिप एप्पल डिवाइस के लिए कोई अजनबी नहीं है और कंपनी के आईफोन 15 प्रो सीरीज में मौजूद है। एप्पल के अनुसार चिप 6 कोर CPU प्रदर्शन में 30% की वृद्धि लाती है, साथ ही A15 बायोनिक चिप की तुलना में GPU प्रदर्शन में 25% का सुधार करती है। इसके अलावा बेहतर सीरी प्रतिक्रियाओं जैसे केंद्रित सुविधाओं को मजबूत करने के लिए एक तेज न्यूरल इंजन है। एक और विशेषता जो A17 प्रो का लाभ उठाने में सक्षम होगी, वह है एप्पल इंटेलिजेंस, कंपनी का संचालित टूल और सुविधाओं का सूट। यह आश्चर्यजनक नहीं है, यह देखते हुए कि एप्पल अपने उत्पाद लाइनअप में AI पर पूरी तरह से ध्यान दे रहा है। कंपनी ने बताया कि एप्पल इंटेलिजेंस सुविधाओं का पहला सेट इस महीने के आखिर में US इंग्लिश में उपलब्ध कराया जाएगा और यह खुद iPadOS 18 में एकीकृत रहेगा। नई और शक्तिशाली चिप के साथ एप्पल इंटेलिजेंस बेहतर लेखन उपकरण प्रदान करने, टेक्स्ट आधारित संकेतों से छवि बनाने और बेहतर कार्य स्वचालन प्रदान करने के लिए जनरेटिव AI मॉडल का लाभ उठाने में सक्षम होगा। अतीत में कई आईपैड मिनी उपयोगकर्ताओं के लिए स्टोरेज एक चिंता का विषय रहा है और नए आईपैड मिनी में इसका जवाब है। एप्पल ने नए डिवाइस के लिए बेस स्टोरेज को दोगुना करके 128 GB कर दिया है और इच्छुक उपयोगकर्ताओं के लिए 256 GB और 512 GB स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन भी प्रदान करता है। डिवाइस अब Wi-Fi 6E को सपोर्ट करता है, जो तेज इंटरनेट स्पीड प्रदान करता है। साथ ही एक बेहतर USB-C पोर्ट भी है, जो 10 Gbps तक पहुंचने वाली तेज डेटा ट्रांसफर स्पीड की अनुमति देता है। इसके अलावा नया आईपैड मिनी नए एप्पल पेंसिल प्रो के लिए भी सपोर्ट के साथ आता है, जो प्रेशर सेंसिटिविटी, जेस्चर कंट्रोल और हैप्टिक फीडबैक जैसी सुविधाएं लाता है और इसे चार्ज करने के लिए मिनी के साइड में एक मैग्नेटिक चार्जिंग एरिया भी है। इच्छुक उपयोगकर्ता नए आईपैड मिनी को प्री ऑर्डर कर सकते हैं और डिलीवरी अगले सप्ताह 23 अक्टूबर से शुरू होगी। डिवाइस के 128 GB स्टोरेज वाले वाईफाई ओनली संस्करण की कीमत $499 से शुरू होती है, जबकि वाईफाई प्लस सेल्यूलर मॉडल की कीमत $649 से शुरू होती है। एलन मस्क ने भारत के आकर्षक सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी की रिलायंस जियो की मांग के खिलाफ तर्क दिया। भारत के स्पेक्ट्रम बाजार, खास तौर पर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम में दुनिया के कुछ सबसे बड़े अरबपतियों के बीच तीखी जंग देखने को मिल रही है। यह जंग सरकार के उस फैसले से उपजी है जिसमें देश में मोबाइल स्पेक्ट्रम की नीलामी की तरह सैटेलाइट इंटरनेट स्पेक्ट्रम को नीलाम करने के बजाय आवंटित करने का फैसला किया गया है। मुख्य रूप से मुकेश अंबानी, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, के स्वामित्व वाली रिलायंस जियो ने निजी तौर पर तर्क दिया है कि सैटेलाइट अधिकारों की भी नीलामी होनी चाहिए, जिसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ही अधिकार मिलना चाहिए। अभी तक एलन मस्क की स्टारलिंक और अमेजन के स्वामित्व वाली प्रोजेक्ट कुइपर, एयरटेल के स्वामित्व वाली वनवेब जैसी अन्य वैश्विक कंपनियां प्रशासनिक आवंटन का समर्थन कर रही हैं, जबकि अंबानी की जियो नीलामी प्रक्रिया के लिए तर्क दे रही है। यह बहस एक भारतीय कानून की व्याख्या से उपजी है, जिसके परिणामस्वरूप मस्क और अन्य को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए आवंटन मिला। भारत का दूरसंचार नियामक ट्राई वर्तमान में एक सार्वजनिक परामर्श कर रहा है, लेकिन रिलायंस के स्वामित्व वाली जियो ने 10 अक्टूबर को एक निजी पत्र में प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने के लिए कहा है, क्योंकि नियामक ने पूर्व निर्धारित व्याख्या की है कि आवंटन ही आगे का रास्ता है, नीलामी नहीं। मस्क ने इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
उन्होंने जियो के अनुरोध को अभूतपूर्व कहा है और ऐसा कुछ जो आईटीयू कानूनों के अनुरूप नहीं होगा।